Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss some numerical question with respect to rate of reaction and the factors affecting chemical reactions. कि जैसे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप पढ़े थे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, और उस पर हमने ये भी देखा कि जब ऐसी रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होने पे हम उसको जो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे निकाला, जो हमने ए प्लस बी प्लस सी डी डी वाली को, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको सबसे पहले बहुत इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट विद रेस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट और बोथ द प्रोडक्ट। अब क्योंकि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होंगे, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन का अगर क्या होगा कि डिक्रीज होते जाएगा, तो उसको नेगेटिव साइन से हम दिखा रहे थे वो। बट रेट ऑफ रिएक्शन, बार बार मैं दोहरा रहा हूं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर कोई रिएक्शन है, एक 4NH3 प्लस 5O2 से 4NO प्लस 6S2 बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको नोट कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, 5, 4 और 6 है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर कि रेट इक्वल टू हर एक पूरा जो यहाँ पर बैलेंस्ड रेट होगा हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 मोल NH3 के हैं, तो क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में तो माइनस साइन पहले हम लिखेंगे, -1/4 डेल कंसंट्रेशन का जो टर्म यहाँ पे चेंज हो रहा है, डेल NH3 ऑब्लिक डेल्टा T, ये एग्जैक्टली इक्वल टू होगा इसके बराबर, देखो इक्वल टू -1/5 डेल O2 ऑब्लिक डेल T, रिएक्टेंट के साइड में दोनों होंगे, इक्वल टू 1/4 डेल NO ऑब्लिक डेल्टा T इक्वल टू 1/6 डेल्टा S2 ऑब्लिक डेल्टा T। अब ये हमने क्या किया कि जो यूनिक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने हर एक जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, देखो ये पूरा जो ये पूरे के पूरे टर्म है, ये जो ये एक्सप्रेशन है ये बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये पूरे टर्म -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T वाला। बट अगर हम इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T होगा, क्योंकि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 होगा, और ऐसी डेल O2 अपॉन ये वाला होगा, इतना टर्म होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, इतना ही टर्म होगा रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ ये NO, और डेल S2 अपॉन डेल्टा T होगा रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बट ये पूरे जो टर्म होंगे, ये पूरा टर्म है, ये होंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हियर वी आर गिवन दी रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ NO दिया हमें कितना टर्म दिया, हमें सिर्फ इतना दिया, हमें डेल्टा NO अपॉन डेल्टा, ये इतना ही हमें यहाँ पे क्या गिवन है, तो ये कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस जो भी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन है, वी कैन इजीली सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन था, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या करेंगे, हमें इतना गिवन था, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें ये देखो यहाँ पर इसके टर्म में किसी के भी टर्म में निकाल सकते, क्योंकि अब हमें इसका दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, क्योंकि हमें डेल्टा NO ऑब्लिक डेल्टा यहाँ पर T दिया गया था, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम 1.5 इंटू 10⁻³ को क्या करेंगे, 4 यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर x जितना भी होगा इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, मोल पर लीटर पर सेकंड, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की ऑलवेज यूनिट फिक्स होती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते। दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अब देखो यहाँ पर हम NH3 और इसको कंपेयर करेंगे, हम 4NH3 क्या कर रहा है, डिसअपीयर कर रहा था 4 मोल इसके भी बन रहे हैं, किसके NO के बन रहे हैं। तो इट मीन्स जितना इसका क्या हो रहा है, इसका अपीयरेंस हो रहा है, उतना ही इसका भी क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा। बहुत इजी है भी। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, ये दूसरा वाला जो है यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 ये भी एग्जैक्टली इक्वल टू होगा, इतना ही होगा ये, क्योंकि दोनों के आगे से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है।
1.5 इंटू 10⁻³ आगे से यूनिट वही सेम होगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी ये भी बनता है इजीली। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ S2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे इसके आगे जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 6 है। तो इस केस में अब यहाँ पर जो होगा इसका आंसर कुछ और आएगा इस पर। तो इसको करने के लिए हम इसको देखते हैं कैसे होगा। इसके टर्म में हम अब यहाँ पे देखो 1/6 डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी में ये पूरा टर्म तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1/6 वाला पूरा करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये होगा x के बराबर। यही से हम इजीली लिख लेंगे क्योंकि 1/6 डेल्टा S2 ऑब्लिक डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पूरे को x करेंगे। बट देखो हमें क्या आंसर देना है यहाँ पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ S2 देना। हमें डेल्टा S2 ऑब्लिक डेल्टा टी को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, x से कर देंगे। तो हमें आंसर देना है डेल्टा S2 ऑब्लिक डेल्टा टी इक्वल टू ये 6 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। जब इसको हम सॉल्व करें y मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तीसरा आंसर भी इजीली निकल गया। तो चाहे मतलब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी किसी भी अगर सेक्शन से अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड होगा तो आपको बस सबसे पहले हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में क्या करना है, एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। देन उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा डेटा आपको गिवन है। तो इस तरह की हेल्प से आप जो भी यहाँ पर हमने अभी एक क्वेश्चन लगाया है, जो दूसरे क्वेश्चन इजीली आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब जो हमने लास्ट टाइम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे बस उसमें दो हमने एक लास्ट टाइम किया था, एक आज हो गया है। तो ये काफी है। और इस तरह क्वेश्चन लगाते रहो आप, क्वेश्चन से भागने नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भाई क्या अगर एक बार आ गया तो फिर उसके बाद बस कॉन्सेप्ट को मतलब बनाना है, रटना नहीं। इसमें रटने की तो कुछ ऐसा है नहीं भाई, रटना बिल्कुल नहीं इसकी। देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब केमिकल जब भी कोई प्रोसेस होती है तो अगर हम सेम अगर रिएक्शन भी क्या करेंगे, अगर हम बहुत सारी यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिससे कि जैसे हम कोई रिएक्शन 10 डिग्री में कराएंगे या उसी रिएक्शन को हम 20 में कराएंगे या उसको हम 30 में कराएंगे, तो हर केस में क्या होगा कि जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह डिफरेंट होगा। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मेनली है उनमें से जो मेन फैक्टर्स हैं वह है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, चौथा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पांचवा है सरफेस एरिया और लास्ट वन है एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो जो ये सबके सब फैक्टर वन बाय वन यहाँ पे देखो, जो मेन फैक्टर है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट था कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, चौथा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेक्स्ट है सरफेस एरिया, लास्ट है एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो एक एक करके हम यहाँ पे इनको करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंसंट्रेशन। इनिशियली जैसा भी हमने इससे पहले भी कहा था कि कंसंट्रेशन का देखो कि सीधे रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन में हम कैसे इनको कोरिलेट करेंगे कि रिएक्शन जब हमने यहाँ पर ग्राफ भी पढ़े थे तो वहां पर शुरू में बहुत ज्यादा इस तरह का क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा था, उसके बाद तो बाद में इस तरह का यहाँ पर सीधे सैचुरेशन में आता हो। तो यहाँ पर इंडिकेट वही कर रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस हमने टाइम के बीच किया था, तो यहाँ पे इंडिकेट देखो बहुत ज्यादा शार्प आने का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बहुत नीचे आ रहा है। देन उसके बाद ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसे सैचुरेशन में आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन और इसको अगर कोरिलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, एट द वेरी बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो वेरी हाई। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा कि कम होते रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक चीज ध्यान से क्लियर होती है। इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। यदि हम क्या करेंगे, किसी
जैसे लकड़ी को हम बर्न कराएंगे, जैसे हम उसका कोई लॉग ऑफ वुड ले लें, अगर उसको हम दो अलग अलग कंडीशन में क्या करा रहे हैं, बर्न करा रहे हैं। देखो फर्स्ट केस लेंगे हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करें, कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये लकड़ी का कोई भी क्या है यहाँ पर पीस पड़ा है, इसको बर्न कराना है। एक कंडीशन है यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन, एक है यहाँ पर एयर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन में तो 100% ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहेगा, बट वी नो दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस है। तो उसमें एयर पे जो परसेंटेज रहेगा O2 का, वह 1/5 ऑफ प्योर ऑक्सीजन रहेगा, दैट इज 20%। तो एयर पे 20% क्या होगा, सिर्फ O2 रहेगा, किसका, ये प्योर उसका ये। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगी, जो यहाँ पर लॉग ऑफ वुड होगा, बर्न्स रैपिडली इन प्योर O2 बट बर्न्स स्लोली इन एयर। बिकॉज क्या है भाई, यहाँ पे एयर पे जो कंसंट्रेशन है वह बहुत कम है। तो यहाँ से हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे क्लियर होता है कंसंट्रेशन। सेकेंड पार्ट आता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप हम डे टू डे लाइफ पे घरों पे भी देखते हैं, किचन पे जब हम बहुत जल्दबाजी में रहेंगे तो हम क्या करते हैं, खाने को बनाने के लिए भी जो गैस का फ्लेम होता है उसको तेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जल्दी खाना बनता है। क्योंकि अब टेम्परेचर को हम ज्यादा बढ़ा रहे तो क्या होगा कि रिएक्शन इज ऑल अबाउट दी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी क्या होंगे, ओल्ड बॉन्ड बन जाएंगे और नई रिएक्शन को जो क्या होगा, नई प्रोडक्ट को इजीली बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इजीली कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर का भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन भी है, वो ये यहाँ पे कहता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स जस्ट डबल। इट मीन्स यदि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को 10 डिग्री का शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कोई रिएक्शन 300 डिग्री पर लगाया पहले, और दूसरी रिएक्शन को लगा दिया हमने 310 पर, 310 पर, तो क्या होगा, जो हमने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद की कंडीशन थी वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब जस्ट तो नहीं। तो यहाँ से भी हमने ये कह दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ता, हम कहेंगे कि वहां क्या हुआ, रिएक्टिंग स्पीसीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और एक इसी में टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू KT प्लस 10 KT इक्वल टू 2 और 3। लगभग यहाँ पे यही कह रहा है कि ये कोई रेट कांस्टेंट है, जहां पर क्या करेगी, पर्टिकुलर कंडीशन थी वहां पर 10 का पड़ा है हमने, इन दोनों का रेशियो है, और एक KT और एक KT सेम है, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 और 3 आ रहा है। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे, इसको बाद में हम करेंगे डिस्कस। नाउ तीसरा फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। और जितना इजीली कोई भी बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा तो जल्दी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम कई बार बहुत सारी रिएक्शन ऐसे है कि जिनमें रिएक्टेंट्स का जो क्या होगा, नेचर होगा, वह लगभग उनका जो अपीयरेंस होगा वह एक जैसा होगा, बट उनके बॉन्ड जो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, अलग अलग रेट से होंगे। इसलिए आप यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करेगा। तो कोई एग्जाम्पल लेके हम इजीली इसको समझते हैं। सपोज वी रिएक्ट 2NO with O2, then we will get 2NO2। दूसरी रिएक्शन ऐसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड में करेंगे 2CO प्लस O2 से 2CO2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है ये वेरी फास्ट होती है, ये क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पर देखो कि ये दोनों तो एक रिएक्टिंग स्पीशीज दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे NO लिया है हमने, यहाँ CO लिया है। तो यहाँ पर इनके जो नेचर होंगे या इनके जो बॉन्ड होंगे, इस वाले में इजीली ब्रेक हो रहे होंगे, इसमें क्या होंगे, इजीली ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो कैसे हम नेचर में ये कहेंगे कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वह बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन पर रहता है उनका इन्वॉल्वमेंट। तो क्या होगा, इजियर द बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग, और फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमने यहाँ से पढ़ लिया है, बस ये काफी एग्जाम्पल। तीसरा आते हैं प्रेजेंस, फोर्थ वन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज विच जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अल्टरिंग द अल्टरनेट पाथवे ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
या एक्टिवेशन एनर्जी की क्या करेंगे, जैसे हर रिएक्शन के लिए क्या होगी, जब रिएक्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं जाता, पहले वो क्या होता है यहाँ पर एक टीएस तक जाएगा, फिर उसके बाद तब जाके प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पर ये पाथ जितना क्या होगा बड़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। अगर ये क्या होगा कि रिएक्शन बिना किसके लिए कैटेलिस्ट की, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ये थी। इसी रिएक्शन में हमने किसी फॉरेन जैसे सब्सटेंस को क्या किया, कैटेलिस्ट को डाल दिया, तो वह रिएक्शन क्या होगा, आर से पी जल्दी यहाँ से कुछ किसी अल्टरनेट पाथवे से आ जाएगा और यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ तक पहुंच गया पी तक। ये हो गया ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। ये हो गया ई ए इन अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट। तो देखो बहुत सारी रिएक्शन है जो हम यहाँ कैटालिटिक रिएक्शन पर बाद में पूरी यूनिट है उसको भी पढ़ेंगे। तो कैटेलिस्ट ऐसे क्या हैं जो, अब देखो कैटेलिस्ट की सबसे बड़ी यहाँ पे स्पेशलिटी क्या होगी कि यह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट कंज्यूम, यह क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाता है। यह उसका जैसे हमने कोई भी रिएक्शन कराई तो पहले पार्टिसिपेट करेगा, देन उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, यह रिकवर हो जाता है। एक रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे हम H2 प्लस O2 की रिएक्शन कराएंगे, कहाँ पर कराएंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे करा रहे हैं कि कैटेलिस्ट कुछ नहीं है, चलो इसका हम नॉर्मल कंडीशन कहेंगे, नॉर्मल कंडीशन तो नो रिएक्शन। बट इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड जो भी प्लेटिनम होते हैं ट्रांजिशन में जो सीरीज के कैटेलिस्ट हैं, इसी रिएक्शन का हम ये करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया, चलो प्लेटिनम ले लिया है कैटेलिस्ट का, तो ये रिएक्शन H2O2 बहुत विग्रसली होगी, बहुत तेज होती है रैपिडली, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले जो इनको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थी इतनी एनर्जी इनके पास नहीं मिल पा रही है, बट जैसे कैटेलिस्ट है इसने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट रास्ता बता दिया भाई यहाँ जब पहुंचने का इजीली, और ये क्या हो गया H2O2 हो गया, H2O2 में कन्वर्ट हो गया। तो कैटेलिस्ट वही है जैसे हम यहाँ से किसी डेस्टिनेशन में जाना चाह रहे हैं और हमें सिंगल रूट का बताया, वो बहुत लंबा था, बट किसी सज्जन ने हमें मतलब कि वहीं जाने के लिए उन्होंने कोई शॉर्ट रास्ता बता दिया, तो हम जल्दी पहुंच गए। लेकिन हमने जहाँ से चले थे और जो जहाँ पहुंचे वो तो क्या था, कॉन्स्टेंट रहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं और वहां पहुंच गए जहाँ जाना है। तो इस तरीके से जो इंसान हमें मिले मतलब उनको हम क्या कहेंगे, एज अ कैटलिस्ट कह रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे लग रहा है। लास्ट यहाँ पे नहीं, सेकंड लास्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का बहुत बड़ा रोल है, मेनली ये जब सॉलिड क्या होंगे रिएक्टेंट उस केस में ज्यादा लगेगा। सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा कहीं पर भी सरफेस एरिया का रिएक्शन होने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा होगी। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली आप घर पे भी इसको देख सकते हैं कैसे सरफेस एरिया इफेक्ट करता है। अगर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लॉग ऑफ वुड ले लेंगे, हम लकड़ी का पूरा गुटका ले लेंगे और इसी का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसकी कुछ चिप्स बना देंगे हम, इसी का इतने का ही चिप्स बना दिए पीस ऑफ, यहाँ पे ये होगी चिप्स। तो यहाँ पर जो ये लॉग ऑफ के है वुड है और ये पीस ऑफ यहाँ पे क्या है इसी का वुड का है। तो इनको हम बंद कराने पर ये क्या होगा, कौन ज्यादा भाई इजीली जलेगा, वो भी अच्छी बात है। ये क्या होंगे जो पीसेस होंगे ये इजीली बहुत जल्दी रैपिडली बंद करता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है बिकॉज दे आर हैविंग लार्जर सरफेस एरिया देन दिस वन। तो यहाँ पर हम ये भी कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ये जो लॉग ऑफ वुड लेगा इसका कम होगा, इसलिए ये क्या होगा रैपिडली बर्न करेगा, ये बहुत स्लोली चलेगा। तो सरफेस एरिया का भी हमने कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो चीज भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट फैक्टर पे आते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन। बहुत सारी रिएक्शन होती हैं कि जो नॉर्मल मतलब क्या कम टेम्परेचर पे क्या होगी, जैसे हम उसको मतलब कि जैसे हम ये कहेंगे हीट के प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो मतलब की रिएक्शन नहीं होगी। बट जैसे हम उसको क्या करेंगे रेडिएशन के मतलब क्या करेंगे एक्सपोजर में लाएंगे, जैसे हमने एसनी होगा जो मतलब रेडिएशन होगी यूवी लाइट या विजिबल लाइट, तो वहां पर रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत इसको हम कहेंगे एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो इसका एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 के हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2HCl, ये क्या होगा अगर हम डार्क में कराएंगे तो बहुत स्लो रिएक्शन होगी, बहुत स्लो या कभी कभी रिएक्शन नहीं भी, नो रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। पर जैसे हमने इसमें रेडिएशन को पास करेंगे H2 प्लस Cl2 तो इसमें हम HNO डाल देंगे, यहाँ पर रेडिएशन है HNO, ये फोटोन है, तो ये रिएक्शन क्या होगी बहुत फास्ट रिएक्शन होगी या विगरस रिएक्शन यहाँ पर रैपिडली होती है। तो वही रीजन होगा कि यहाँ पर क्योंकि जब हम नॉर्मली डार्क में क्या होगा बहुत ज्यादा ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज के बॉन्ड को मतलब इनको ब्रेक होने के लिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। बट जैसे हम इसको फोटोन के प्रेजेंस में एसन्यू में कराएंगे तो वह क्या करेगा इनको मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी देगा जो क्या करेगा टीएस तक ले जाएगा ट्रांजिस्टर तक, और उसके बाद क्या होगा ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो ये एक्सपोजर टू रेडिएशन का एग्जाम्पल था। अभी तक जो हमने पढ़ा सो फार वी हैव स्टडीड सम बेसिक कांसेप्ट के साथ, और भी कुछ हमने न्यूमेरिकल सेक्शन पे आए थे। और नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से देखेंगे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ साथ जो रेट ऑफ
डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है, रेट कांस्टेंट होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।